सभी को गुड आफ्टरनून। आज हम लोग फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर प्रकाश पढ़ेंगे, जहां से फिजिक्स स्टार्ट होता है। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं कि प्रकाश है क्या। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है, जैसे हम लोग ध्वनि पढ़े थे 9th में, ध्वनि हो गया ऊर्जा का एक रूप है, वैसे ही प्रकाश जो है ऊर्जा का एक रूप है, जिसके द्वारा हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश हम लोग के पास फोटोन के फॉर्म में पहुंचता है, सन से फोटोन के फॉर्म में हम लोग के पास पहुंचता है। प्रकाश को हम दो पार्ट में करके पढ़ेंगे। प्रकाश जो है ऊर्जा है, और इसको हम दो पार्ट में करके पढ़ेंगे। एक होता है किरण प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी। रे ऑप्टिक्स। सेकेंड इसका पार्ट होता है तरंग प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी। वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, प्रकाश को बहुत बड़ा है, फिजिक्स में सबसे कहे तो सबसे लॉन्ग चैप्टर और सबसे बेसिक लाइट ही है। तो इसको हम दो पार्ट में करके पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट है इसका किरण प्रकाशिकी, और सेकंड पार्ट है तरंग प्रकाशिकी। इसका सबसे पहले और सबसे ज्यादा इसके बारे में स्टडी न्यूटन किए थे, और इसका हाइजन किए थे।
हेलो। तो इसके रे ऑप्टिक्स के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, इसका 3 गुण पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। ये 10 तक पढ़ना है। इसके आगे पढ़ना है वेवफॉर्म जो शो करता है, उसको हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें ध्रुवन है, व्यक्तीकरण है, विवर्तीकरण है, तो उसको हम 12th में पढ़ेंगे। अब इसमें हम बारी बारी से इसके बारे में जान लेते हैं। प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे, प्रकाश के गमन के आधार पे, गमन के बेसिस पे वस्तु को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ऑपेक। ठीक है, तो थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम परावर्तन स्टार्ट करेंगे। प्रकाश के गमन के आधार पर वस्तु को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। प्रकाश के गमन के आधार पर वस्तु को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब प्रकाश उससे होकर पास हो रहा है या नहीं, या फिर कुछ कुछ उसका कुछ पार्ट पास हो रहा है, या फिर पूरी तरह नहीं पार हो रहा है। फर्स्ट इसका है पारदर्शी वस्तु। पारदर्शी वस्तु। सेकंड है अपारदर्शी वस्तु। और थर्ड है इसका पारभासी वस्तुएं। ठीक है, 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया। पूरा जितना वस्तु है प्रकाश के गमन के आधार पे, तो उससे प्रकाश होकर ट्रेवल कर पाता है या नहीं। फर्स्ट है पारदर्शी वस्तुएं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। सेकेंड अपारदर्शी वस्तुएं, ऑपेक। और थर्ड है पारभासी वस्तुएं, ट्रांसलूसेंट। ठीक है, अब पारदर्शी वस्तुएं किसको कहते हैं, ये सब हम 8th 9th में पढ़ चुके हैं। पारदर्शी वस्तुएं वैसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश पूरी तरह गमन कर सकती है, मतलब पूरा तरह उससे होकर प्रकाश जो है ट्रेवल कर लेगा, तो उसको कहेंगे पारदर्शी वस्तुएं। जैसे पूरा क्लीन शीशा हो गया, क्लीन वाटर हो गया, तो उससे होकर प्रकाश का पूरा पार्ट ट्रेवल कर जाता है, इसको कहेंगे पारदर्शी वस्तुएं। इसमें एग्जाम्पल में लिख लेंगे, साफ जल, और साफ कांच। ये इसका एग्जाम्पल है, इससे होकर प्रकाश पूरी तरह से पार हो जाएगा, ये ट्रांसपेरेंट होगा। सेकंड है अपारदर्शी वस्तुएं, वैसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश गमन नहीं कर सकता है। वैसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश गमन नहीं कर सकता है, उनको बोलेंगे अपारदर्शी वस्तुएं। जैसे लकड़ी हो गया, बेंच, डेस्क, जो भी चीज है जिनसे प्रकाश
पार नहीं होगा। ये सब आ जाएगा अपारदर्शी वस्तुएं। लकड़ी, चौक डस्टर सब हो जाएगा। ठीक है, इत्यादि। अब थर्ड है पारभासी वस्तुएं। पारभासी वस्तुएं किसको कहेंगे? वैसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश का कुछ पार्ट, जिनसे होकर प्रकाश आंशिक रूप से पार होता है। दैट मीन्स उसका कुछ पार्ट उससे होकर गमन करेगा और कुछ पार्ट नहीं करेगा। तो वैसी वस्तुओं को कहेंगे पारभासी वस्तुएं, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। इसमें क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? जैसे अगर शीशा है, उसको हम घिस देते हैं, ठीक है, शीशा को घिस देते हैं, तो क्या उनसे होकर लाइट पूरी तरह पार होगा? उससे हम किसी भी चीज को देख सकते हैं? नहीं पूरी तरह नहीं देख पाएंगे, धुंधला धुंधला दिखेगा। तो इस टाइप, इसका मतलब है कि इससे होकर कुछ लाइट पास हो रहा है और कुछ पास उसका ये नहीं हो रहा है। तो इस टाइप के ऑब्जेक्ट को कहेंगे ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, पारभासी वस्तुएं। इसका एग्जाम्पल में हो जाएगा घिसा हुआ शीशा, या कांच कहिए, और तेल लगा हुआ कागज। जैसे हम पेपर को देखते हैं, उस पर तेल गिरा है तो उससे हल्का हल्का दिखेगा। ठीक है, तो ये भी आ जाएगा, ये कांच हो गया। तेल लगा हुआ कागज, और इसका आ जाएगा एक त्वचा भी, इत्यादि। पारभासी में घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, उससे भी कुछ कुछ पार्ट दिखता है। इसका मतलब है कि लाइट का कुछ पार्ट कुछ उससे ट्रेवल कर जा रहा है और कुछ उससे ट्रेवल नहीं कर पा रहा है। और नेक्स्ट है त्वचा, हम लोग का स्किन। आप लोग कभी देखे हैं, अगर हम हाथ को ऐसे रखकर और टॉर्च अगर नीचे से जलाते हैं तो क्या होता है? आप तो देखिएगा, इसका हम लोग का हाथ जो है रेड रेड दिखता है। इसका मतलब क्या है? इससे लाइट ट्रेवल कर रहा है, और जो रेड दिखता है वो हम लोग का ब्लड होता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रकाश के गमन के आधार पे हम वस्तु को तीन भागों में डिवाइड किए। फर्स्ट पारदर्शी वस्तुएं, सेकंड अपारदर्शी वस्तुएं, और थर्ड हो गया पारभासी वस्तुएं। ये बेसिक था आप लोग का 8-9 का। अब हम 10th का स्टार्ट करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा एक चीज जान लेते हैं। ठीक है, ये प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। फर्स्ट पॉइंट इसका हो गया, प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है, इधर जिगजैग नहीं करती है, ये जो है सीधी रेखा में गमन करती है। और सेकेंड इसका पॉइंट है, प्रकाश का जाल निर्वात में, प्रकाश का निर्वात में जाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है और
प्रकाश का निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। मतलब कि इसका प्रकाश का हम आगे पढ़ेंगे, इसका जो स्पीड होता है अलग अलग अवस्था में अलग अलग होता है। जैसे सॉलिड में देखेंगे थोड़ा कम होगा, लिक्विड में थोड़ा ज्यादा होगा, और गैस में उससे भी ज्यादा होगा। और निर्वात किसको कहते हैं, जहाँ पे कुछ भी ना हो, ठीक है, तो निर्वात में इसका स्पीड सबसे ज्यादा होता है। जैसे हम 9th में साउंड का पढ़ चुके हैं कि साउंड का इसका जस्ट अपोजिट है। साउंड का हम पढ़ चुके हैं कि साउंड का जो स्पीड होता है सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, उससे थोड़ा कम लिक्विड में, और उससे और कम मतलब सबसे कम गैस में होता है। वैसे ही लाइट का है, इसका अलग अलग अवस्था में अलग अलग स्पीड होता है। इसको हम आगे इसी चैप्टर में देखेंगे, बस थोड़ा सा इतना जान लीजिए कि प्रकाश का चाल निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब अभी आप लोग, अभी बारिश का सीजन है तो देखे होंगे कि बिजली कड़कने से पहले लाइट दिखता है, ठीक है, तो इसका क्या कारण है? गरजने से पहले हमको लाइट दिखता है, लाइटनिंग होता है, इसका कुछ रीजन है? ये सब फिजिक्स का खेल है। इसमें जो है उसका साउंड आने से पहले लाइट दिखता है। इसका मतलब हम 9th में पढ़ चुके हैं, साउंड का स्पीड जो होता है, साउंड का स्पीड लगभग 334 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है, इतना होता है। साउंड का स्पीड इतना होता है और लाइट का बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो दोनों का क्रिएशन, दोनों उत्पन्न एक ही साथ होता है, लेकिन क्योंकि लाइट का स्पीड ज्यादा है और साउंड का उसके कंपेयर में बहुत कम है, तो जब लाइट जो है पहले ट्रेवल कर जाता है तो हम लोग को लाइट पहले दिखता है और उसके बाद उसका गरजने का आवाज आता है, ठीक है। तो ये स्पीड पे, इसका स्पीड पे बेस्ड है। अब हम लोग परावर्तन पढ़ते हैं। परावर्तन, रिफ्लेक्शन, परावर्तन, रिफ्लेक्शन, इससे भी, ये वर्ड से भी हम लोग परिचित हैं। 9th में 8th में पढ़ चुके हैं रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं। उसमें हम प्लेन मिरर में पढ़े थे, और यहाँ 10th में हम स्फेरिकल मिरर में पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा जान लेते हैं रिफ्लेक्शन है क्या। जैसे किसी भी चीज को हम देखते हैं तो इसका मेन रीजन रिफ्लेक्शन ही है, ठीक है। देखने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए दो चीज चाहिए, एक प्रकाश की उपस्थिति और सेकंड है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होगा तभी हम देख पाएंगे और प्रकाश रहेगा तब भी देख पाएंगे, मतलब दोनों रहना जरूरी है, ठीक है। जैसे एक कमरा डार्क रूम है, उसमें हम किसी चीज को देख सकते हैं? नहीं। क्यों? क्यों नहीं देख सकते हैं? इसका रीजन है क्योंकि डार्क रूम में, अंधेरा रूम में लाइट नहीं है, लाइट का प्रेजेंस नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं देख पाएंगे। उसमें जो भी चीज होगा उसको हम नहीं देख पाएंगे। वहां से क्योंकि कुछ भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वहां से लाइट मेरे आई तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो इस कंडीशन में हम उस रूम में जो भी चीज रखा हुआ किसी को कोई नहीं देख पाते हैं, ठीक है। सेकेंड है रिफ्लेक्शन। जैसे यहाँ हम पढ़ा रहे हैं, यहाँ एयर प्रेजेंट है लेकिन हमको दिख नहीं रहा है, क्यों? इसका रीजन है क्योंकि एयर जो है लाइट को पास कर देता है, वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है, इसलिए हम एयर को नहीं देख पाते हैं, ठीक है। अब जानते हैं कि रिफ्लेक्शन है क्या।
रिफ्लेक्शन, परावर्तन। जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराती है, टकराने के बाद पुनः वह उसी सतह में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग घर में अपना प्लेन मिरर डेली यूज करते हैं, तो उसमें क्या रीजन है कि हम अपना फेस देख पाते हैं, जो भी चीज देख पाते हैं। इसका रीजन है कि उससे रिफ्लेक्शन होता है, जो लाइट उस पर पड़ता है वो उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होता है, इसलिए हम देख पाते हैं। इसका डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर पड़ती है तो उससे टकराने के बाद वह उसी माध्यम में लौट आती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या है रिफ्लेक्शन, परावर्तन? तो जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर पड़ती है तो उससे टकराने के बाद वह उसी माध्यम में वापस लौट आती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब प्रकाश उस पे पड़ रहा है मिरर पे, और उससे टकराने के बाद वह उसी मीडियम में वापस लौट जा रहा है, तो ये घटना को ही बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, थोड़ा बहुत इससे हम परिचित थे, 8 में पढ़े थे। अब रिफ्लेक्शन हो रहा है तो कैसे हो रहा है, तो इससे रिलेटेड एक नियम है, उसको देख लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन का नियम, जैसे 8 में हम पढ़े हैं, ऐसे अगर हम बनाते हैं, ये क्या है, क्या है ये एक दर्पण है। ठीक है, ये एक दर्पण है, और कैसा दर्पण है, समतल दर्पण, जिसको हम डेली यूज करते हैं डेली लाइफ में। ये एक प्लेन मिरर है। ठीक है,
इसका ये ऐसे करके दिखाया है, इसका मतलब ए पार्ट इसका क्ले किया हुआ है, पॉलिश किया हुआ है, और इस पार्ट से, ये फ्रंट वाला है, इस पार्ट से लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। नहीं पता। ये जो है एक प्लेन मिरर है, और इसका प्लेन मिरर का ऐसे तो अगर ये प्लेन मिरर किससे बना हुआ है, शीशा से, कांच से। कांच से तो लाइट पूरी तरह से ट्रेवल कर जाएगा, कुछ पार्ट इसका रहेगा, लेकिन ज्यादातर मैक्सिमम पोर्शन लाइट का ट्रेवल कर जाता है, पार हो जाता है। तो इससे लाइट रिफ्लेक्ट होगा नहीं, उससे अगर केवल ऐसी कांच है तो उससे लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगा। इसलिए हम इसका एक पार्ट को क्ले कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। ये पॉलिश किया हुआ पार्ट है, और इसका फ्रंट वाला है, ये कांच है, इस पोर्शन से लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। ये मेरा एक समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है। आप सपोज एक रे, लाइट का एक किरण इस पे पड़ता है, ये एक रे है, एक रे प्रकाश का एक किरण इससे जाकर टकराया। यहाँ टकराने के बाद, ठीक है, यहाँ ये टकरा रहा है, एक रे इससे जाकर टकरा रहा है, और टकराने के बाद ये इसी मीडियम में वापस लौटेगा, ऐसे इस डायरेक्शन में वापस लौट जाएगा। ठीक है, तो जो किरण दर्पण से टकराती है, जो किरण दर्पण से टकराती है उसको बोलते हैं आपतित किरण। इसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। जो किरण दर्पण से टकराती है उसको बोलेंगे आपतित किरण, इंसिडेंट रे। और जिस बिंदु पे दर्पण से टकराती है, जो आपतित किरण है, वो जिस बिंदु पे दर्पण से टकराती है उस बिंदु को कहते हैं अभिलंब। अभिलंब, नॉर्मल। ठीक है, एक रे है, वो दर्पण से टकरा रही है, तो जो रे दर्पण से टकरा रही है उसको बोलेंगे आपतित किरण, इंसिडेंट रे। और जिस पॉइंट पे दर्पण से टकरा रही है उसको बोलते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं अभिलंब, नॉर्मल। अभिलंब बिंदु बोलेंगे, नॉर्मल पॉइंट। और यहाँ से एक हम नॉर्मल खींच दे रहे हैं। नॉर्मल मतलब कि इस पे, ये दर्पण पे यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, आपतन बिंदु ये हो जाएगा, ये जो है ये बिंदु, इंसिडेंट पॉइंट, आपतन बिंदु। ठीक है, और टकराने के बाद ये इसी तल में वापस आ रही है, ये देखिए, ये वापस आ रही है ये रे। टकराने के बाद जो रे वापस आती है इसको बोलते हैं परावर्तित किरण या रिफ्लेक्टेड रे। ये मेरा हो गया
परावर्तित किरण और रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो इस थोड़ा बहुत इसका हम 8 में पढ़े थे। ये मेरा दर्पण है, ये इसका ये पोर्शन पॉलिश किया हुआ है, इससे लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पे जो रे इससे जाकर टकरा रही है, इस रे को बोल रहे हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पे टकरा रही है उसको बोलेंगे आपतन बिंदु। जिस पॉइंट पे टकराएगी उसको बोलेंगे आपतन बिंदु, इंसिडेंस पॉइंट। और यहाँ से एक हम नॉर्मल खींच रहे हैं। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। मतलब कि ये दर्पण पे जो है 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो इसको बोलेंगे अभिलंब, नॉर्मल। और टकराने के बाद ये जो रे है पुनः इसी मीडियम में वापस लौट रहा है, ठीक है। तो टकराने के बाद जो रे वापस लौट रहा है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण या फिर रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे देखिए, ये मेरा इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, तो इसके बीच जो एंगल बनता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच, मतलब आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बन रहा है। इस कोण को हम दिखाएंगे आई से, ठीक है। और इस कोण को बोलते हैं आपतन कोण, आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये परावर्तित किरण है, ये मेरा अविलंब है। इसके बीच जो एंगल बनता है इसको हम दिखाते हैं आर से डिनोट करेंगे, और इसको ये एंगल को बोलते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण जी। एक बार ध्यान से देखिएगा, जो रे दर्पण से टकरा रही है उसको बोल रहे हैं आपतित किरण, इंसिडेंस रे। जिस पॉइंट पे टकरा रही है उसको बोलेंगे आपतन बिंदु, इंसिडेंस पॉइंट। और टकराने के बाद इसी मीडियम में वापस लौट रही है, इस रे को बोलेंगे, इस किरण को बोलेंगे परावर्तित किरण या रिफ्लेक्टेड रे। और आपतन, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण। इसी टाइप से परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण, रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। यहां से इसका 2 नियम आता है, प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम है। कौन कौन? फर्स्ट है, ये देखिए, आपतित किरण आपतन बिंदु पे अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। ये सब एक ही तल में है ना, ये इधर गया है नहीं ना, ये सब एक ही तल में होते हैं। प्रकाश के परावर्तन का फर्स्ट जो रूल है वो ये कहता है कि आपतित किरण, अभिलंब, आपतन बिंदु और परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। और इसका सेकंड नियम है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। मतलब कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा। समझ में आ रहा है? ये ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद इसका नियम लिखते हैं।
इसका फर्स्ट नियम है, प्रकाश के परावर्तन का फर्स्ट जो नियम है वो ये कहता है, आपतित किरण आपतन बिंदु अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। सेकंड है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होता है। दैट मीन्स एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। ठीक है, फर्स्ट है आपतित किरण आपतन बिंदु अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं, और सेकंड है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं। दैट मीन्स एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। ठीक है, अब आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर कैसे होते हैं देख लेते हैं इसको। जैसे अभी हम फिगर ड्रॉ किए थे, ये प्लेन मिरर है और यहाँ पे एक पॉइंट ले रहे थे, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और यहाँ पे एक नॉर्मल है। ठीक है, यहाँ पे एक नॉर्मल है। ये सपोज ये जो है इंसिडेंट रे जो है वो नॉर्मल के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, ये मेरा 30 डिग्री का है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो मेरा रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा ये भी 30 डिग्री के साथ 30 डिग्री ही होगा। ठीक है, ये 30 डिग्री है इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री होगा। ये अगर 45 है तो ये भी 45 होगा। ठीक है, मतलब कि दोनों हमेशा इक्वल होता है। अब सपोज अगर लाइट ऐसे अगर लाइट इस पे परपेंडिकुलर ही इंसिडेंस होगा, अगर ऐसे जा रहा है, ठीक है, जो प्रकाश है इस पे लंबवत अगर इंसिडेंस होगा, आपतन आपतित होगा, तब क्या होगा? प्रकाश का जो किरण है वो मिरर पे लंबवत होगा, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से होकर जाएगा? जब लाइट लंबवत अगर इंसिडेंस होता है तो ये इसी पथ पे ये वापस लौट जाएगा ऐसे ही। ठीक है, तो इस टाइम एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? ये नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल ही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इस टाइम 0 होगा, आपतन कोण 0 होगा और परावर्तन कोण भी 0 होगा।
ठीक है, तो ये एक पॉइंट है, 1 मार्क्स में पूछ सकता है कि जब लाइट लंबवत किसी सतह पे लंबवत आपतित होता है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से होकर जाएगा, या फिर पूछ सकता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। जब लंबवत होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, रिफ्लेक्शन भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा। ठीक है, और ये इसी पथ पे वापस लौट जाएगा। एक और हम इसका 9th में नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मिरर का टाइप और उससे जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसके बारे में। तो यहाँ थोड़ा सा इसका प्लेन मिरर है तो इसका हम डेली यूज करते हैं, इसका इमेज फॉर्मेशन थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि ये क्लास 8 का पोर्शन है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम 10th का स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लेन मिरर में समतल दर्पण में क्या होता है, कैसा इमेज फॉर्मेशन होता है, प्रतिबिंब कैसा बनता है। डेली हम लोग देखते हैं, नोटिस किए होंगे आप लोग कि हम मिरर के जितना सामने, मतलब मिरर के जितना पास में खड़े रहे, मिरर से जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस पे पीछे इमेज बनता है। जिस साइज का ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट का जो भी साइज होगा उतना ही साइज का इमेज बनता है। जो हम मिरर में देखते हैं तो बड़ा छोटा दिखते हैं क्या, जो साइज के है वही दिखते हैं। ठीक है, तो इसका प्लेन मिरर में समतल दर्पण में जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो वस्तु के साइज का होता है, फर्स्ट है। ठीक है, सेकेंड, वस्तु दर्पण से जितना दूरी पे होता है उतना ही दूरी पे पीछे इसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, सेकेंड हो गया। थर्ड इसका है कि प्रतिबिंब सीधा बनता है। ठीक है, सीधा जैसे हम रहते वैसे नहीं दिखते हैं, प्रतिबिंब सीधा बनता है। नेक्स्ट है कि प्रतिबिंब जो होता है आभासी होता है, एक्चुअल नहीं होता है, रियल नहीं होता है, आभासी होता है। और नेक्स्ट है कि दर्पण में जो होता है प्लेन मिरर में वो लैटरल डिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, जैसे कि इसका मतलब हुआ कि अगर हम दायां हाथ को देखेंगे मिरर में तो हमको बायां दिखेगा, बायां को देखेंगे तो दायां दिखेगा। ठीक है, ये 8 का था। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ पॉइंट और उसका इमेज फॉर्मेशन।